नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़े नई जानकारियों के साथ खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कोरोना और खेती से जुड़ी जानकारियों के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज नया कार्यक्रम में। ICR की हम बात करते हैं और एनिमल साइंस की बात करते हैं। एनिमल साइंस में ख़ास तौर से हम गाय है, भैंस है, ऊँट है और छोटे अगर हम पशु की बात करते हैं उसमें मुर्गी है, बतख है, बहुत तरह के पशु और पक्षी हैं। और इसमें क्या कुछ रिसर्च चल रहा है, भारत में जो छोटे ख़ास तौर से जो किसान है उसको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, रिसर्च किस ओर जा रहा है। और ख़ास तौर से जो अभी कोविड के जो समय है उसमें जो मुर्गी पालक किसान है, बतख पालक किसान है या पशुपालक भाई है, उनको किस तरह से प्रभावित भी हो रहे हैं या उनको फ़ायदा मिल रहा है, इन तमाम बातों पर हम आज बात करने के लिए मेरे साथ हैं एनिमल साइंस के DDG भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर अगर हमें अभी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनिमल साइंस में ख़ास तौर से पशु हुआ और आपके मुर्गी पालक हैं, इनमें अभी क्या सर रिसर्च चल रहा है आपके ICR में? देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जैविक विविधता बहुत ज़्यादा है, जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत है। और हमारे देश में लगभग 536 मिलियन जानवर हैं, पशु हैं। इसके अलावा लगभग 850 मिलियन पोल्ट्री हैं, मुर्गी वगैरह हैं, तो बर्ड हैं। और हमारे इतनी ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अगर इनको देखा जाए तो लगभग 20 से लेकर के 80% तक इन जानवरों अभी भी इन्हें नॉन डिस्क्रिप्टिव श्रेणी में रखा जाता है। इनका कोई नस्ल का नाम नहीं दिया गया है और इसको हम लोग जो हमारा प्लान अभी तक था, अभी तक हम लोगों ने 193 ब्रीड्स हमने अपने जितने भी हमारी गाय भैंसें हैं, भेड़ बकरियां, मुर्गियां, सूअर, इन सबको लगभग 193 से ज़्यादा को हमने अब तक ब्रीड को करेक्टराइज कर दिया है, इनको रजिस्टर कर लिया है और इनका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। लेकिन इसके बाद अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए हमने अब ये प्लान बनाया है इस अगले 5-6 सालों में कि हम जितनी भी हमारी और पॉपुलेशन बची है, जो लगभग 20 से लेकर के 80% तक बहुत सारे पशुओं के बाकी हैं, उनको हम सबको स्टेट वाइज करेक्टराइज करने जा रहे हैं ताकि हमें ये पता हो कि किस स्टेट में हमारा कौन सा पशु है, कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, ताकि उसको बढ़ाने के लिए हम लोग अपना प्लान कर सकें। तो ये पहली हमारी प्रायोरिटी है जो कि चल रही है। दूसरी हमारी प्रायोरिटी जो हम कर रहे हैं, नस्ल सुधार का काम करते हैं पूरे देश में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरियां हो, भेड़ हो, सूअर हो। हम अखिल भारतीय स्तर पर हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि 15 से लेकर के लगभग 23-24 सेंटर तक हैं पूरे देश में। उसमें लोकल ब्रीड से लेकर के जो हमारी अच्छी नस्ल के पशु हैं उनके हम सुधारीकरण कर रहे हैं और किसानों में इनके सीड भी हम बांटते हैं। और ये सोच लिए कि हमारे जो गायों को, जो हमारे गांव में हमारी परियोजना चल रही है वो लगभग 4 ब्रीड में चल रही है, जिसमें कि हमारे दुधारू पशु हैं, जिसमें कि शाहीवाल है, गिर है, थरपाकर है, कंकरेज है, जिसमें कि हमारी परियोजना चल रही है। और इसमें हमने काफ़ी सुधार किया है। अगर आप इनकी बात देखें तो लगभग 17 से लेकर के 23% इनके लगभग 20 सालों में या बल्कि 10 साल में ही इन गायों में सुधार आया है। तो इनके दूध इतना बढ़े हुए हैं। इसी तौर पे अगर भैंस की बात करें तो हमारी कम से कम भैंस की 17 नस्लें हैं पूरे देश में। हमारा प्रोग्राम जो है मुर्रा भैंस पर और निडरावी पर चल रहा है और जिसका हमने पिछले समझ लीजिए कि 30 सालों में हमने लगभग 26 लेकर के 27% तक इसमें हमने इनके दूध उत्पादन में इम्प्रूव किया है, शोधन किया है। इससे आप सोच सकते हैं कि ICR जो है इनके नस्ल सुधार में और वो दूध को बढ़ाने में कितना योगदान कर रही है। नस्ल सुधार की आपने जैसे भी बात की, ये सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
और ख़ास तौर से अगर हम देश के पशुपालक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा अगर नस्ल सुधार के क्षेत्र में ICR के द्वारा कार्य किया जाए। और ख़ास तौर से अभी सर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने भी लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि नस्ल को सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा परंपरागत जैसे छोटे छोटे पशु हैं, हालांकि वो कम दूध देती हैं लेकिन न्यूट्रिशियस, या हम उसको कहें कि ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, तो उस क्षेत्र में सर क्या कुछ अलग तरीके से कुछ किया जा रहा है, पॉलिसी क्या बनाई जा रही है? देखिए, हमारी पॉलिसी तीनों तरह की चल रही इस समय। एक तो है कि नस्ल सुधार हम कर रहे हैं, अपने जो हमारी अखिल भारतीय हमारी परियोजनाएं चल रही हैं उससे कर रहे हैं। दूसरा, देश में जो फीड एंड फॉडर है उसकी बहुत कमी है, लगभग 25 से लेकर 30% तक हमारे जो ग्रीन फॉडर के हरे चारे की उपलब्धता नहीं है, लगभग 30 से 35% तक दाने की उपलब्धता नहीं होती है। हमारे किसान 1 से लेकर के 3 एनिमल तक, जानवर तक रख पाते हैं, तो उनका छोटा साइज होता है। और हमारे किसान भी इनको अपने एक अलग से इनके लिए चारा नहीं उगाते हैं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हमने पशु पोषण को ठीक करने के लिए भी एक पोषण मिक्सचर भी बनाया है, जिसे हम टोटल मिक्स राशन कहते हैं। इसको देने से जहाँ पर गाय भैंसों का दूध बढ़ता है, उसी के साथ साथ इनके जो प्रजनन क्षमता है वो भी वो भी अच्छी होती है, जिसके कारण कि हमें और अच्छे जो है हमें वो पीरियड्स हैं और हमें काफ जल्दी मिलते हैं। नहीं वरना क्या होता है कि जानवर फीड पर नहीं आता है और हमारे सारी प्रोसेस जो है डिले हो जाती हैं। इसलिए अब दूसरा जो हमने किया है, पूरे देश की हमने सॉइल मैपिंग की है और मैपिंग करके सारा वहाँ के प्लांट मैपिंग कर ये देखा है कि किन किन तत्वों की कमी है, जो कि उसी सॉइल से प्लांट होता है, फीड फॉडर उगते हैं, उसी को जानवर खाता है। तो हमने सबकी जो है विश्लेषण करने के बाद पूरे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए, रीजन्स के लिए एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बनाया है। ये मिनरल मिक्सचर का इतना फ़ायदा है कि कम से कम इसका दूध 10 से लेकर 12% तक दूध बढ़ जाता है और साथ ही जो इसकी प्रजनन क्षमता है वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो ये कुछ जो पशु पोषण के आधार पर जो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो है बुल मिक्सचर भी बनाया है। बुल मिक्सचर हमारा एक संस्थान है बेंगलोर में, जो कि पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान का संस्थान है। वहाँ पर हमने बुल मिक्स बनाया है और उसके बनाने से हमें उसकी जो है सीमेन की क्षमता भी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, सीमेन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक जो है पशु पोषण की तरफ से भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि वैरायटी के बारे में, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, हमने पिग की इसमें कम से कम पिछले तो 5-10 सालों में लगभग 9 वैरायटी डेवलप की है पिग की। जो हमारे लोकल पिग होते हैं, देसी पिग होते हैं, उनका वेट 8 महीने में हार्डली 45 लेकर के 60 किलो तक होता है। हमारे अपने अखिल भारतीय परियोजना के तहत हमने हर रीजन में लगभग एक क्रॉस ब्रेड सुअर को हमने डेवलप किया है, जो कि 8 महीने में उसका वेट अगर आप देखें तो वो लगभग जो है 75 से लेकर के 90 kg तक होता है और जो उसके बच्चे देने की क्षमता है वो 5-6 के बजाय 9 से 10 हो जाती है, जिसे हम लीटर साइज बोलते हैं, पिगलेट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसान को अगर आप देखें तो लगभग डबल इनकम की फ़ायदा हो रहा है पिग में। हमारे देश में लगभग 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। सर, इनके पास से इनकम भी बहुत कम होता है और ख़ास तौर से अगर चाहे मुर्गी पालन के ले, छोटे पशु ले या बड़े पशु ले, ये पालते हैं और अगर किसी तरह से बीमारी से, डिजीज़ से नुकसान होता है तो इनका एक तरह से कमर टूट जाता है, आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है। सर, बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो बीमारी कौन कौन सी है और इसके उन्मूलन के लिए आपके जो ICR हैं और ख़ास तौर से मंत्रालय है क्या प्रयास कर रही है? देखिए, बीमारी जानवरों में हो चाहे मुर्गियों में हो, आदमियों में एक बहुत बड़ी समस्या है और आपने अभी देखा कि कोविड-19 किस तरह से पूरे देश की बजाय पूरे संसार की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है।
हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने देश में आपको याद होगा कि पहले एक पोकनी बोला करते थे, महामारी बोलते थे उसे, जो कि गाय भैंसों में होती थी। उसमें गांव के गांव साफ़ हो जाते थे, उसको हम रिंडर पेस्ट कहते थे। उस रिंडर पेस्ट बीमारी को समूल इस देश से या पूरे दुनिया से उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसमें आईसीआर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसमें हमारा जो विभाग का मंत्रालय रहा है डीएडीएफ का और आईसीआर का, उसको पूरे समूल उस बीमारी को ख़त्म करने में योगदान रहा है। इसके बाद हमने अब सबसे बड़ी अच्छी बीमारी, मतलब बड़ी बीमारी जो आजकल है, जो हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, हमारे एक्सपोर्ट को भी प्रभावित करती है, वो है एफएमडी, खुरपका और मुंहपका बीमारी, जो कि इसमें नंबर 1 बीमारी है। इसके लिए पूरे देश में इसके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए भारत सरकार जो प्रोग्राम चला रही है। और आपको पता होगा कि इसी प्लान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर परियोजना चलाई है, जिसमें कि एक एफएमडी है, दूसरा बुसरलोसिस है। और इन पर लगभग जो है 13-14 हज़ार करोड़ की इन्होंने राशि इसके लिए फिक्स की है। आईसीआर का योगदान है कि एफएमडी पे आपको पता है कि एक विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से बीमारी होती है ये, और इसके कम से कम 3 तरह का वायरस होता है ये अपने देश में। उसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वायरस समय समय पर बदलता भी रहता है। आईसीआर का ये होता है, आईसीआर अपने आईसीआर की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कम से कम हमारे एक IVRI की लेबॉर्ट्री है जो कि बेंगलोर में है, दूसरी लेबॉर्ट्री हमारी भुवनेश्वर में है। और इन लेबॉर्ट्री के थ्रू हम इन वायरस पर अपनी नज़र रखते हैं कि ये वायरस कहीं चेंज नहीं हो रहा है। इसका वैक्सीन प्रोडक्शन का सारा स्ट्रेन जो इसका सीड वायरस होता है हम कंपनियों को देते हैं, जो कंपनियां बना रही हैं आजकल। बाकी वायरस के वैक्सीन देने से, चूँकि पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में, इसलिए इसके सीरो मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी हम करते हैं और लगभग 11 लाख के सीरम टेस्ट हम लोग कर रहे हैं इस समय और अपनी रिपोर्ट हम दे रहे हैं। दूसरी, हमने अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट, जितना नैदानिक परीक्षण होता है, जितनी तकनीकी रूप से जो भी आईसीआर कर सकती है वो एफएमडी के लिए कर रही है। जो वैक्सीन खरीदी जाती है, जो सरकार खरीद रही है, उसकी भी टेस्टिंग हम लोग भी कर रहे हैं उसमें, और भी लोग कर रहे हैं इसमें, और टेस्टिंग की रिपोर्ट हम देते हैं। साथ में हमारे AICRP भी चल रही है इस पर, एफएमडी पर, और इस पर हम पूरी नज़र रखते हैं पूरे देश में कि बीमारी किस तरह से इसका एक एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे बीमारी बढ़ रही है, कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही है, पूरी इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं इसकी। दूसरी बीमारी हमारी अभी जो सरकार ने लॉन्च किया है वो ब्रुसेलोसिस है। ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु जनित है और ये जीवाणु मनुष्यों को भी प्रभावित करता है और बड़ी खतरनाक बीमारी करता है। इसलिए सरकार ने इसको भी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चलाया है। अब तक हम लोग इसकी कन्वेंशनल वैक्सीन को हम लोग यूज़ करते हैं, अभी यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमने अभी रिसेंटली इसको एक नया टीका इसका विकसित किया है, जो टीका बहुत ही अच्छा है और उस टीके को अब हम उसको अब बहुत जल्दी ही उसको कमर्शलाइज़ करने वाले हैं, ताकि वो टीका धीरे धीरे पशुपालकों को या जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उन्मूलन का, कंट्रोल का, उसको हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। जैसे आपने बताया बीमारी के बारे में या नस्ल सुधार के बारे में, सर नस्ल सुधार की जब हम बात करते हैं और बीमारी की बात करते हैं तो उसमें सर क्या हम विदेश जो हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं या बाहर के यूरोपीय कंट्री हम कहें या अमेरिका कहें या ऑस्ट्रेलिया, तो क्या यहाँ से भी कुछ तालमेल किया जाता है, यहाँ से भी कुछ सहयोग की हम आशा कर सकते हैं या कुछ सहयोग के आदान प्रदान भी होता है? हाँ, हमारे एनिमल साइंस डिवीज़न में 19 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें कि 5 पशु स्वास्थ्य पर हैं बेसिकली। तो हमारे पशु स्वास्थ्य में और एनिमल प्रोडक्शन, हमारे दोनों में हमारे कोलैबोरेशन विदेशों चलते रहते हैं, जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। ख़ास तौर से जो हमारी एवियन इन्फ्लुएंजा लेबॉर्ट्री है जो निसात भोपाल में काम करती है, वो OI की रेफरेंस लेबॉर्ट्री है।
OI इसको OI एक है एनिमल हेल्थ की विश्व संस्था बोलते हैं उसे, वो उसको चिन्हित करके उसकी कैपेबिलिटी को देख करके उसको मान्यता देती है। तो वो हमारी लेबोरेटरी है, उससे हम टच में रहते हैं, पूरे इस सार्क रीजन के हम टच में रहते हैं उससे। और हमारे और भी OI ट्यूनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, परियोजनाएँ चलती रहती हैं, अभी कुछ ख़त्म हो गई हैं, कुछ चल रही हैं। NRC पॉइंट में भी हमारे ग्लैंडर्स पे और इन्फ्लुएंजा पर और एक रोग होता है, खून का रोग होता है जिसे पायरोप्लाज्मोसिस बोलते हैं, इस पर हमारे 3 ट्यूनिंग प्रोग्राम चल चुके हैं। और अब हम इन सारे प्रयोगशालाओं को हम OI लैब को हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये लैब हमें वहाँ से मान्यता मिल जाए। हमारी इंटरनेशनल लेबोरेटरी FMD की है, वो भी FAO उसको मान्यता देती है। इसके अलावा हमारे जो हमारा एक और इंस्टीट्यूट है निवेदी, जो बेंगलोर में है, वो इंस्टीट्यूट हमारा पूरा देश के बीमारी पर पूरा एक अपना वॉच रखता है पूरा, और देखता है कि बीमारी देश में कहाँ कहाँ हो रही है, उसका क्या पैटर्न है। और उसने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसे हम नेडस बोलते हैं। वो नेडस सिस्टम से, जो एक्सपर्ट सिस्टम है, उसके से हम कम से कम 13 बीमारियों के बारे में 2 महीने पहले हमें फोरकास्ट कर देते हैं कि ये बीमारी होने वाली है। और हम सरकार को और या स्टेट गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को इस पर हम इसको कर देते हैं कि भाई ये बीमारी फैलने वाली है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हम पूरे देश में डिजीज़ का क्या पैटर्न है, पूरा सीरम सैंपल्स हमारे यहाँ आता है, हमारे वहाँ पर आता है, निवेदी में आता है, उसके हम टेस्टिंग करते हैं और डिजीज़ का क्या पैटर्न है उस पर भी हमेशा देखते रहते हैं और अकॉर्डिंगली हमें वो सजेस्ट करते हैं कि इन पर इस तरह से काम होना चाहिए। तो वहाँ के भी वैज्ञानिक जो है उनका भी CD मतलब UK से मतलब इंग्लैंड से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें एक जो एंटी माइक्रोवेव रेजिस्टेंस पर प्रोजेक्ट चल रहा है और एक एंथ्रेक्स बीमारी होती है जानवरों की, जो कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जो कि आदमी में भी जाती है। और इस एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को, जीवाणु को एज ए बायोटेरिज्म एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो उन पर भी हमारा कोलैबोरेशन जो है USA से चल रहा था अभी तक। और बाकी हमारा एक और संस्थान है जो कि आजकल आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उस पर भी हमारे कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है, उससे भी हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। और मीथेन एमिशन के क्षेत्र में भी हमने काम किया है और हमने कुछ ऐसे फीड मिक्सचर डेवलप किए हैं इस तरह से, जो कि जिससे कि मीथेन एमिशन कम हो रहा है। कम से कम 17 से लेकर के 20% तक मीथेन एमिशन कम हो जाता है। तो उनका भी हम कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ हमारे कोलैबोरेशन लगातार चलते रहते हैं और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग होते हैं और विदेश और देश हैं सब, और विश्व के और देश हैं जो हमसे कोलैबोरेशन करने की कोशिश करते हैं और हम भी करते हैं ताकि ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे और टेक्नोलॉजी भी वहाँ से आती रहे। हमसे भी कुछ सीखते हैं, हम भी उनसे कुछ सीखते हैं और इस तरह से हम सभी लोग जो है पशु स्वास्थ्य या पशु उत्पाद पर हम लोग काम करते रहते हैं। और अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखेंगे कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। कोविड-19 जैसे संक्रामक स्रावों को ठोस रूप से देने वाले कनस्तर बैग कोविड-19 मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके संक्रमण के जोखिम से बचा सकते हैं। आइए देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। कोविड-19, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रामक रोग से होने वाले संक्रामक स्राव ऐसे मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उच्च जोखिम के हालात पैदा करते हैं। कचरा बटोरने के दौरान संक्रमण के उच्च जोखिम की स्थिति को कनस्तर बैग के उपयोग से जल्द नियंत्रित किया जा सकता है। ये बैग संक्रामक स्रावों को तेजी से ठोस रूप प्रदान करता है, जिससे संक्रामक स्रावों का निपटान सुरक्षित हो जाता है। संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षित निपटान के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्ता संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता अस्पतालों में आईसीयू रोगियों या वार्डों में इलाज करा रहे अधिक श्वसन स्राव वाले लोगों के श्वसन स्रावों के सुरक्षित निपटान के लिए एक विशेष उपाय के साथ सामने आए हैं। उन्होंने कनस्तर बैग विकसित किया है जो प्रभावी कीटाणुनाशक युक्त सुपर शोषक सामग्री से बना है और इस बैग का नाम है एक्रिलोसॉर्ब। जब रोगी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो स्रावों को वैक्यूम लाइन का उपयोग करके बोतल या कनस्तरों में डाला जाता है और इसे कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट द्रव निपटान प्रणाली के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। इसके निपटान के दौरान संक्रमण या उच्च जोखिम होता है और इसके निपटान के लिए कीटाणु शोधन सुविधाओं के साथ अच्छी तरीके से सुसज्जित स्लुइस कमरे की जरूरत होती है। महामारी के दौरान स्थापित कम सुविधाओं वाले अस्पतालों या अस्थायी अलगाव वार्डों में सुरक्षा के खतरे और आवश्यक कर्मियों के मुद्दे कई गुना अधिक होंगे। और अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ खास जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 परीक्षण के बारे में नवीनतम एडवाइजरी जारी कर पहली बार सरलीकृत परीक्षण प्रक्रिया और ऑन डिमांड परीक्षण का प्रावधान। नई हाइब्रिड जीवाणुशोधन तकनीक का उपयोग करते हुए छोटी जीवाणुशोधन इकाई पीपीई किट को तेजी से संक्रामक रोगाणुओं से मुक्त कर सकती है। CSIR और CMERI ने कृषि क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए सस्ता सौर ऊर्जा चलित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया। कोविड-19 जैसे संक्रामक स्रावों को ठोस रूप देने वाले कनस्तर बैग कोविड-19 मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके संक्रमण के जोखिम से बचा सकता है। देश की दैनिक परीक्षण क्षमताओं में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। लगातार 2 दिन रोजाना 11.70 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं। पूरे देश में अब तक कुल 4 करोड़ और 77 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अब कुल 1647 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इस पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवीनतम परीक्षण एडवाइजरी जारी की है। कोविड-19 के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों पर नई एडवाइजरी में परीक्षण प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है तथा जनता के लिए परीक्षण को और अधिक बनाने की राज्य अधिकारियों को स्वतंत्रता एवं छूट दी गई है।
पहली बार अधिक सरल तौर तरीकों के साथ नवीनतम दिशा निर्देशों में ऑन डिमांड परीक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि उच्च स्तर के परीक्षण सुनिश्चित किए जा सकें। इस एडवाइजरी में दी गई विभिन्न परिस्थितियों में इच्छानुसार परीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और आइए अब डालते हैं एक और खास रिपोर्ट पर ये नजर। चालू खरीफ सीजन 2020 के दौरान देश में रिकॉर्ड बुआई हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने इसका श्रेय किसानों को देते हुए कहा कि किसानों की उन्नति ही सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि वर्तमान खरीफ मौसम 2020 में रिकॉर्ड 1082.22 लाख हेक्टेयर 28 अगस्त 2020 तक क्षेत्र को कवर किया गया है, जो 2019 की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ 2019 के दौरान कुल कवरेज 1069.5 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछला रिकॉर्ड कवरेज खरीफ 2016 के दौरान 1075.71 लाख हेक्टेयर था। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि 2020 और 21 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का आंकड़ा 298.32 मिलियन टन पार कर जाएगा। इसमें खरीफ मौसम से प्राप्त किए जाने वाला 149.92 मिलियन टन है। मोटे तौर पर खरीफ सीजन की फसल बारिश आधारित होती है व इस वर्ष अच्छा मानसून तथा किसानों की मेहनत से यह प्रगति मिली है। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से दोगुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। तुम्हारी गलती ये है कि तू छोरी है। वंश बढ़ाती जरूर है पर दूसरों का, लेकिन हमारा वंश बढ़ाने वाला चाहिए, छोरी नहीं। हमारे यहाँ जिस लड़की को खरीद के लाते हैं उसे पारो कहते हैं। स्त्री सताए तीनों गए, धर्म कर्म और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव रावण तुम्हारी गलती ये है कि तू छोरी है। छोरियां वंश बढ़ाती जरूर है पर दूसरों का, लेकिन हमारा वंश बढ़ाने वाला चाहिए, छोरी नहीं। हमारे यहाँ जिस लड़की को खरीद के लाते हैं उसे पारो कहते हैं। स्त्री सताए तीनों गए, धर्म कर्म और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव रावण डीडी किसान, बदलते भारत की शान।